प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके कोर्स में एक कहानी है ध्रुव यात्रा, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। यह ध्रुव यात्रा कहानी जैनेंद्र कुमार ने लिखी है। जैनेंद्र कुमार, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में होता है, और इन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास तीन क्षेत्र में बड़ा ही ज़बरदस्त लेखन कार्य किया है। और इनकी रचनाओं की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इन्होंने मनोविश्लेषण और आदर्शवाद दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया है, और इस प्रकार एक ये नई विधा के प्रवर्तक बने हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ खेल, अपना अपना भाग्य, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। और इनके उपन्यासों की बात की जाएगी तो सुनीता, त्यागपत्र, परख, ये इनके बड़े ही प्रमुख और चर्चित उपन्यास रहे हैं। अगर इनके निबंधों की बात करी जाए तो जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। अब आते हैं, आज इनकी कहानी ध्रुव यात्रा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी कहानी पर मुख्य रूप से आपके कोर्स में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रश्न पत्र में। पहला प्रश्न होता है उस कहानी का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न होता है कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और तीसरा प्रश्न जो बनता है वो ये होता है कि कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, अर्थात कहानीकार अपनी कहानी में क्या कहना चाहता है और समाज को क्या संदेश देना चाहता है। तो इन्हीं तीनों एंगल से, इन्हीं तीनों दृष्टिकोण से आज हम लोग ध्रुव यात्रा कहानी के बारे में जानेंगे। वस्तुतः ध्रुव यात्रा कहानी में महज 3 पात्र हैं। एक राजा रिपुदमन बहादुर सिंह, दूसरा उर्मिला, और तीसरा आचार्य मारुति। और एक छोटा सा आधा पात्र और कह सकते हैं, 1 साल का बच्चा है, वो राजा रिपुदमन सिंह और उर्मिला का बच्चा होता है। तो कुल 3.5 पात्रों के सहारे पूरी कहानी की कथा वस्तु, पूरी कहानी की बनावट, पूरी कहानी का ताना बाना जैनेंद्र जी ने स्पष्ट किया है। तो ध्रुव यात्रा कहानी प्रारंभ होती है राजा रिपुदमन सिंह उत्तरी ध्रुव को जीत करके यूरोप होते हुए, यूरोप में एक शहर होता है एथेंस, जिसे यूनान की राजधानी कहा जाता है, वहाँ से होते हुए भारत आते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब इसके बाद जो इसमें पहला ही एक शब्द आता है, बड़ा अच्छा शब्द है, प्यारा शब्द है, उर्दू का शब्द है। यह खबर अखबार वालों ने पहले सफ़े पर मोटे अक्षरों में छापी, यानी कि पहले पेज पे यह खबर छपती है। और उत्तरी ध्रुव पर जाना कोई आसान बात नहीं होती है। इसको आप लोग यूँ न समझना कि किसी ने ट्रेन का टिकट कटाया और उत्तरी ध्रुव चला गया। उत्तरी ध्रुव माने जो हमारी पृथ्वी का आप ग्लोब देखेंगे, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है उत्तरी ध्रुव। और वहाँ जाना आज भी बहुत कठिन माना जाता है, इसलिए कि वहाँ का टेम्परेचर जाड़ों में -43 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना भयंकर जाड़ा होता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, और यह पूरा का पूरा हिस्सा आर्कटिक महासागर में स्थित है, इसीलिए इसको आर्कटिक क्षेत्र भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव को। तो और हाँ, इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। यहाँ के 2 जानवर बड़े मशहूर हैं, ध्रुवीय भालू और सील। यहाँ तमाम तरीके के खनिज संपदाएँ भी पाई जाती हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहाँ गैस भंडार भी उपलब्ध हैं। और एक्चुअली उत्तरी ध्रुव जाने का मकसद भी यही होता है कि मानव कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा की जाएं, या समाज को जो एक नया अन्वेषण दे सकें, जो एक समाज के लाभ के लिए अगर कुछ भी प्राप्त हो, तो उत्तरी ध्रुव यात्रा का मकसद ही यही होता है। और एक और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 1901 ईस्वी में पहली बार रॉबर्ट पियरे नामक अमेरिकी वैज्ञानिक अपने दल के साथ
उत्तरी ध्रुव की यात्रा करता है। इसके पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई, या यूं कहिए कोई जा नहीं पाया उत्तरी ध्रुव। तो राजा ऋपुदमन सिंह उत्तरी ध्रुव जाते हैं, वहाँ अपने देश का झंडा गाड़ते हैं और वहाँ से लौट करके वापस आते हैं। तो ये तो हुई कहानी की शुरुआत, यहाँ से कहानी हमारी खुलती है। अब कहानी में आगे क्या होता है, राजा ऋपुदमन सिंह बम्बई आते हैं, यूरोप होते हुए, एथेंस से होते हुए, और उसके बाद बम्बई से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में इनकी प्रेमिका, इनकी प्रेयसी उर्मिला रहती है। उर्मिला इनके बारे में एक एक चीज़, एक एक खबर अखबार के माध्यम से पढ़ती है। और एक्चुअली उर्मिला और राजा ऋपुदमन सिंह का प्रेम काफ़ी पहले हुआ था और इन दोनों ने शादी नहीं की थी, और इन दोनों के एक बच्चा भी हो जाता है। कहानीकार इसमें स्पष्ट करता है कि पहले तो उर्मिला शादी के लिए इच्छुक होती है, तैयार होती है, लेकिन राजा ऋपुदमन सिंह मना करते हैं। लेकिन जब उर्मिला के पेट में बच्चा आ जाता है, तब राजा ऋपुदमन सिंह तैयार होते हैं शादी करने के लिए, तब उर्मिला मना करती है। इसी अंतर्द्वंद में, इसी मनोवैज्ञानिक उलझन में पूरी कहानी का ताना बाना होता है। और उर्मिला अपने बच्चे के साथ अलग रहती है, यानी कि राजा ऋपुदमन सिंह की रियासत में, इनके महल में, इनके घर में नहीं रहती है, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप के पास भी नहीं रहती है। राजा ऋपुदमन सिंह लौट करके दिल्ली आते हैं। इनकी तबीयत कुछ नासाज होती है, खराब होती है। और ये तबीयत क्या खराब होती है, इनको केवल मनोवैज्ञानिक समस्या होती है। ये कहते हैं कि हमको नींद नहीं आती है, मन हमारा नियंत्रण में नहीं है, एकाग्र नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो एक वैद्य होते हैं आचार्य मारुति, उनके पास जाते हैं राजा ऋपुदमन सिंह अपने इलाज के लिए। तो आचार्य मारुति इनको देखते हैं और कहते हैं, राजा साहब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको जो थोड़ी बहुत समस्या है वो मनोवैज्ञानिक है, और आप शादी कर लीजिए तो आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। तो राजा ऋपुदमन कहते हैं, अब शादी करना हमारे हाथ में नहीं है, अब उर्मिला जो कहेगी वही होगा। तो किसी तरीके से राजा ऋपुदमन सिंह और उर्मिला की मुलाकात एक थिएटर में होती है। ये दोनों लोग फिल्म देखने जाते हैं। तो पीछे दोनों बैठते हैं। तो उर्मिला अपने छोटे से बच्चे को भी लाती है। मैंने जो शुरू में नहीं कहा था 3.5 पात्र हैं, तो वही छोटा सा 1 साल का बच्चा है, उसे उर्मिला लेकर के आती है और उसी विषय पर बातचीत ये लोग आपस में करते हैं। लेकिन मुश्किल से आधी फिल्म देख पाते हैं, वहाँ से उठ जाते हैं और फिर टहलते टहलते, घूमते घूमते चले जाते हैं यमुना नदी के किनारे। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है, आप लोग जानते होंगे। वहाँ ये लोग बातें करते हैं, बच्चे के बारे में बात करते हैं और पूछते हैं राजा ऋपुदमन सिंह उर्मिला से, जिसे वो प्रेम से उर्मी भी कहते हैं, कि हे उर्मी, तुमने बच्चे का क्या नाम रखा है। तो उर्मी कहती है, बच्चे का नाम अब आप ही रखिए, मैं क्या रखूं। तो राजा साहब कहते हैं, ठीक है, बच्चे का नाम हम आदित्य प्रसन्न बहादुर रखेंगे। आदित्य प्रसन्न बहादुर। तो उर्मिला कहती है, वाह, बड़े लोगों के नाम भी बड़े होते हैं, मैं तो इसे प्यार से, प्रेम से मधु कहती हूँ, मधु। तो राजा साहब फिर कहते हैं, ठीक है, मधु से ही संबंधित नाम रख देते हैं, माधवेंद्र बहादुर। खैर ये बात होती है, आई और चली जाती है। फिर इसके बाद उत्तरी ध्रुव से जब आते हैं तो राजा साहब की इच्छा होती है अब हम लोग शादी कर लें, लेकिन उर्मिला मना कर देती है। उर्मिला कहती, नहीं, जीवन जो है चलने का नाम है, जीवन में अनवरत यात्रा होती रहनी चाहिए, लक्ष्य के प्रति व्यक्ति को अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रखना चाहिए। ये उर्मिला का खुद का कंसेप्ट है, खुद का सिद्धांत है, और राजा ऋपुदमन को इसी रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए कहती है। कहती, नहीं, आप भूगोल के बहुत ज़बरदस्त जानकार हैं, आप विज्ञान के जानकार हैं, शादी करके ठहर जाना ये आपके जीवन की अवनति होगी, ये आपके जीवन की पूर्णता नहीं है। जीवन की पूर्णता तो तभी है जब आप नित नए नवीन अनुसंधान करते रहेंगे। प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण आप मानवता के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने को निछावर करते रहेंगे, अपने को बलिदान करते रहेंगे। अतः हम लोग शादी नहीं करेंगे, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, आप बच्चे की तरफ से भी निश्चिंत रहिए, बच्चे की सारी जिम्मेदारी हमारी है। और आप दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला, दक्षिणी ध्रुव नीचे वाला, दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के लिए निकल जाइए। राजा ऋपुदमन सिंह
बहुत भारी मन से तैयार होते हैं, या यूँ कहिए बेमन से तैयार होते हैं। और वहीं पर उर्मिला कहती है कि कब जाएंगे? तो रजा साहब कहते हैं ठीक है, मैं जहाज़ बुक करता हूँ अभी आपके सामने। तो फ़ोन से बात करते हैं, वो सॉरी मतलब जहाज़ वाले से अपना बात करते हैं, कहते हैं परसों के लिए जहाज़ मेरा बुक हो गया है। तो पता नहीं क्यों उर्मिला फिर से भावनाओं में बह जाती है और कहती है परसों क्या जल्दी नहीं है, एक आध दिन और रुक जाइए। राजा साहब कहते हैं नहीं, अब मुझे जाना है, क्योंकि मेरी जो प्रेयसी है, मेरी जो प्रेमिका है, वो कह रही है तुम्हें जाना है, लेकिन जो मेरी पत्नी है वो मुझको रोक रही है। यानी कि चरित्र तो एक ही है, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर दोहरे चरित्रों का निर्वाह हो रहा है। जब वो भावनाओं के वशीभूत हो जाती है, वैयक्तिक भावनाओं के, पर्सनल भावनाओं के वशीभूत हो जाती है, तब उर्मिला पत्नी के किरदार को जीने लगती है। और जब वो समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, देश कल्याण के बारे में बातें करती है, तब वो पत्नी की भावनाओं को बलिदान कर देती है और तब वो प्रेमिका के चरित्र को, प्रेमिका के किरदार को जीती है। तो राजा साहब यही बात कहते हैं, नहीं अब मैं प्रेयसी की बात सुनूंगा, पत्नी की बात नहीं सुनूंगा, मैं परसों ही जाऊंगा। बस इसके बाद ये लोग अलग हो जाते हैं। अब इधर पूरे देश में अखबारों में खबर छपती है कि राजा साहब फिर से एक नए मिशन के लिए जा रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव के लिए जा रहे हैं। बड़े ही देश में उत्साह का माहौल है, हर तरफ राजा साहब की जय जयकार होती है। उनकी वीरता के, उनकी विद्वता के किस्से अखबारों में खूब छप रहे होते हैं। और उर्मिला अखबार में राजा साहब की कहानी को अक्षर अक्षर पढ़ती है। अपने इष्ट के, अपने शुभचिंतक की जब कोई खबर छपती है अखबार में, तो हम लोग उसको बहुत मन से पढ़ते हैं ना, पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार उर्मिला भी राजा साहब के बारे में एक एक खबर पढ़ती है और वो मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं, नाना प्रकार के दृश्यों को संजोती है, सोचती है इस समय राजा साहब क्या कर रहे होंगे। तो जैसे हमारे देश में परंपरा है, जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी बड़े मिशन के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसको भोज के लिए आमंत्रित करते हैं और पूरी मीडिया आती है और ये सब कुछ होता है, उसको सम्मान के साथ विदाई दी जाती है। तो ये सब बातें सोच रही है उर्मिला कि इस समय राजा साहब के साथ ऐसा हो रहा होगा, राष्ट्रपति भवन में दावत चल रही होगी, बड़े बड़े राजदूत, बड़े बड़े अधिकारी उनको विदाई दे रहे होंगे, सब उनके स्वागत में शामिल हो रहे होंगे। और ठीक अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि राजा साहब ने अपनी कनपटी पर गोली मार करके आत्महत्या कर ली। जैसे ही ये खबर उर्मिला पढ़ती है तो उर्मिला एकदम धक से रह जाती है। और इस खबर के बाद नीचे एक राजा साहब का सुसाइड नोट भी छपा होता है, अर्थात मृत्यु से पहले उन्होंने जो एक पत्र लिखा है। तो उस पत्र में ये कहते हैं कि मैं जो उत्तरी ध्रुव जीत कर आया हूँ या जो दक्षिणी ध्रुव के लिए जा रहा हूँ, इसमें मेरा योगदान जरा सा भी नहीं है, अल्पमात्र भी नहीं है। और लेकिन वो खुल कर के उर्मिला को इसका श्रेय नहीं देते हैं और कहते हैं कि जो पूरे समाज में हमारी जय जयकार हो रही है, ये गलत हो रहा था। मैं जानता हूँ कि इस कार्य के पीछे कौन था, लेकिन समाज ने चूंकि मेरी जय जयकार करी है, ये गलत है। और ये भी कहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव जाके मुझे वापस नहीं आना था, वहाँ मरना ही था हमको, तो उससे अच्छा मैंने यहीं जो है मृत्यु को अपने गले लगा लिया, अपना काम तमाम कर लिया। काम तमाम करना मुहावरा होता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना। और इस प्रकार पूरी कहानी का दुखद अंत होता है। इसमें कहानीकार ने यह दिखाया है कि जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारे समाज कल्याण की मूलभूत भावनाएं होती हैं, वो हमारी व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं ज़्यादा ऊपर होती हैं। व्यक्तिगत भावनाएं छोटी हैं, लोक कल्याण ज़्यादा ऊपर है। ये मुख्य कहानी, ये कहानी का मुख्य रूप से सारांश था। और अगले वीडियो में इसके बारे में और चर्चा करूँगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।